दो पूर्व वक्ताओं ने मेरा काम काफ़ी आसान कर दिया है। तो एक पूर्व पीठिका बनी हुई है, इसी पूर्व पीठिका से मैं आरंभ करता हूँ। एक बड़ी चुनौती पाश्चात्य जगत के वैज्ञानिकों के बीच में आज दिख रही है। वो अचंभित हैं इस प्रश्न को लेकर कि ब्रह्मांड का उदय हुआ था कि नहीं। और जैसा कि राजेश्वर जी ने कहा है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में भारतीय ज्ञान परंपरा बहुत ही सुदृढ़ रूप से विचार करके और कंक्लूसिव रूप में अपनी चिंतन परंपरा को पूरा स्थापित कर चुकी है। लेकिन 1920 तक पाश्चात्य विज्ञान ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है कि नहीं, इस पर भी विवादित विचार रखता था। और हबल ने पहली बार कहा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। लेकिन उपनिषद ने सीधे कहा कि यस्मात् जातम जगत सर्वम यस्मिन् नौ प्रलीयते, मतलब ब्रह्मांड की सिर्फ उत्पत्ति होती है ऐसा नहीं है। ब्रह्मांड की सृष्टि भी होती है, स्थिति भी होती है और संहार भी होता है। और यह साइक्लिक रूप में होता है, चक्र के चक्रीय रूप में होता है। ब्रह्मांड उत्पन्न होता है और ब्रह्मांड अपना कार्य करता है और उसके बाद ब्रह्मांड की समाप्ति भी होती है। ऐसा गीता भी कहती है और उपनिषद में भी है जो मैंने आपको कोट किया। लेकिन ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तब उस समय ब्रह्मांड जो विकसित होने की गति थी, स्टीफन हॉकिंग कहता है कि अगर कहीं ब्रह्मांड के विस्तारित होने की गति थोड़ी भी कहीं धीमी होती तो ब्रह्मांड पुनः वापस चला जाता। ब्लैक होल की तरह ब्रह्मांड का विस्तार हो ही नहीं पाता। ब्रह्मांड, फिर से सुने कि ब्रह्मांड के विस्तारित होने की गति, हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन, जो एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स का ऑप्टिमाइजेशन इतना एग्जैक्ट है कि अगर उसमें थोड़ा भी कहीं कम होती, गति थोड़ी भी कम होती, तो ब्रह्मांड पुनः संकुचित होकर विस्तारित हो ही नहीं सकता था। मैं ये स्टीफन हॉकिंग का पैराफ्रेज कर रहा हूं हिंदी में। और यदि कहीं ब्रह्मांड के विस्तारित होने की गति थोड़ी भी ज्यादा होती तो उस स्थिति में हम पिंड ही नहीं बन पाते, कोई भी पिंड नहीं बन पाता, न मनुष्य, न ग्रह, न सूर्य, न तारा, कोई ग्रह नहीं हो पाता। पूरा का पूरा ब्रह्मांड गैस की स्थिति पर होता, सिर्फ गैस रह पाता। जो राजेश्वर जी कह रहे थे कि स्पंदन होता, आकाश का विस्तार होता जाता, हम सिर्फ प्राण और आकाश रूप में रहते, पिंड नहीं हो पाते। और इसलिए पाश्चात्य जगत यह कहता है कि वह ऑप्टिमाइजेशन कर पाना उस समय जब कोई यंत्र नहीं है, ब्रह्मांड सिर्फ शुरू हो रहा है, कोई वैज्ञानिक नहीं है, तब उस तरह का ऑप्टिमाइज्ड वेलोसिटी का रेट स्थापित कर पाना बताता है कि कोई हिडन डिजाइनर है, कोई व्यक्ति है जो संसार का निर्माण कर रहा है। दूसरी घटना, ये दो घटनाएं हो गई कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और दूसरी ब्रह्मांड के विस्तार होने की गति की स्थापना। यह दोनों तय करता है कि ब्रह्मांड को बनाने वाला व्यक्ति कोई है जो मानव से सुपीरियर है। वो आज की तारीख में वैज्ञानिक उसको भगवान नहीं कह रहे हैं, बट वो कह रहे हैं सुपर इंटेलेक्ट, वो कह रहे हैं कोई हिडन डिजाइनर। और उपनिषद उसको घोषणा करके कहता है कि यस्मात् जातम जगत सर्वम यस्मिन् नौ प्रलीयते, जिससे जगत उत्पन्न होता है और जहां जाके फिर से प्रलय के समय में मिल जाता है, वही ईश्वर है। तो हमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन विज्ञान उस पर गुरेज कर रहा है। विज्ञान को थोड़ा कष्ट है उसको ईश्वर कह पाने पे, क्योंकि कहते ही विज्ञान प्रलीयते की स्थिति आ जाएगी। तो इसलिए, लेकिन फिर तीसरी घटना जो पाश्चात्य वैज्ञानिकों को चिंतित कर रही है और फिर उसके लिए कहते हैं कि हिडन डिजाइनर होना ही चाहिए, वो है
जब विश्व में आज सुपर कंप्यूटिंग की स्थिति आई, तब ऐसी स्थिति बनी है कि हम डीएनए को डिकोड कर पा रहे हैं। तो वो पूछते हैं कि जब डिकोड करने के लिए हमें इतना वैज्ञानिक विस्तार करना पड़ा, तो जिसने कोड किया होगा वो तो सुपीरियर होगा। तो अगेन कोडिंग ऑफ डीएनए also require some hidden designer, some super intellect, तो again उसको हम ईश्वर मान लें। और एक और चीज, ये तीनों तो हो गई। उसके बाद अब हम लोग, ऐसा भी नहीं है कि पाश्चात्य विज्ञान ने कोई प्रगति नहीं की। अगर हम पाश्चात्य विज्ञान और भारतीय ज्ञान व्यवस्था दोनों को देखें एक बार तुलनात्मक रूप से, तो हम पाएंगे कि तीन अवस्था जो बताई जाती है कि अचेतन, जिसमें इंस्टिंक्ट के आधार पे सारा काम होता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं पशुओं के पास होता है और उसमें गलती की कोई संभावना नहीं होती। इंस्टिंक्ट बेस्ड वर्क जब आप करते हैं तो गलतियां कम होती हैं। दूसरा है चेतन व्यवस्था और तीसरा है अति चेतन व्यवस्था। बुद्धि की तीन अवस्था कहते हैं हम लोग। तो जो इंस्टिंक्टिव है उस पर बहुत मेहनत करके भी कुछ प्राप्त करना मुश्किल है, क्योंकि वो इंस्टिंक्ट बेस्ड है। तो बचता है आपके पास दो व्यवस्था, एक चेतन व्यवस्था, एक अति चेतन व्यवस्था। तो चेतन व्यवस्था पर पाश्चात्य विद्वानों ने काम किया, पाश्चात्य विज्ञान ने काम किया, आधुनिक विज्ञान ने काम किया, और वो व्यक्ति के इंद्रियों को यंत्रों के द्वारा और पुष्ट करते चले गए। और दिसंबर 2021 में जेम्स वेब टेलीस्कोप, जो मानव द्वारा निर्मित सबसे बड़ा टेलीस्कोप है, वो अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया गया है। और वह, उसकी ताकत देखिए 13.7 बिलियन, 13.7 अरब साल पहले जो प्रकाश की किरण शुरू हुई होगी कहीं से, उसको भी वो जेम्स वेब टेलीस्कोप आपको बता सकता है। इतना ज्यादा उसके पास शक्ति है। आपकी आंखों की शक्ति को विस्तारित करने में जेम्स वेब टेलीस्कोप इतना ज्यादा शक्तिमान है। और यह जेम्स वेब टेलीस्कोप के जो पहले रुझान शब्द आजकल अभी चुनाव गया है तो मेरे दिमाग में आ रहा है, जो पहला रुझान जेम्स वेब टेलीस्कोप के आ रहे हैं, वो हमें डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में सूचित कर रहे हैं कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो पता ही नहीं चल पा रही कि है क्या। कहते हैं ब्रह्मांड का सिर्फ 4.5%, मैं बहुत ही लिबरली उपेंद्र जी के वीडियो से आपको कोट कर रहा हूँ, 4.5% ही भारत ये ब्रह्मांड का पता चल पाया है भौतिक रूप का। 94% अभी क्या है, किस स्थिति में है, कुछ नहीं पता है। कुछ लोग इसको 10% तक ले जाते हैं, कहते हैं कि मैटर एनर्जी फॉर्म 10% तक ही पता चल पाया, 90% नहीं पता है। लेकिन ऋग्वेद, डॉक्टर राम मोहन राय की किताब आई है 1999 में, वैदिक फिजिक्स के ऊपर, कनाडा से छपा है, अमेरिकन पीएचडी है, भारतीय है, और सुभाष काक जी ने उसकी प्राकथन लिखा है, फॉरवर्ड लिखा है। तो डॉक्टर राम मोहन राय कहते हैं कि जो 10% और 90% वाली बात आधुनिक फिजिक्स कहता है, मॉडर्न फिजिक्स कहता है, लेकिन इसी को वेद व्यक्त और अव्यक्त, प्रकृति का व्यक्त भाग 1/4 है और अव्यक्त भाव 3/4 है। तो ये 25% और 75% के उसमें आता है, 1/4 और 3/4 कहने पर। तो कहने का मतलब हमें आज 10% पता चला है, और थोड़ा रिसर्च करेंगे तो हो सकता है 15% पे जब हम लिमिट पर पहुंचेंगे तो आपके ऋषि पहले ही कह रहे हैं कि 1/4 व्यक्त होना है, बाकी 3/4 आपका अव्यक्त रहना है। तो कुल मिला के कॉस्मोलॉजी के फील्ड में, कॉस्मोलॉजी के क्षेत्र में भारतीय मेधा, पाश्चात्य विद्वान जहां पहुंच रहे हैं अभी, वहां वो पहुंच चुके थे। उन्होंने देख लिया था कि क्या परिस्थिति है। और डॉक्टर राम मोहन राय तो सीधे कहते हैं कि ऋग्वेद, अब इसमें विचारों का अंतर है, विचार विविधता है।
जैसे डॉक्टर शाही भी कह रहे थे, कल मैं डॉक्टर शाही की बात पे बाद में आऊंगा, पहले यह कि डॉक्टर राम मोहन राय कहते हैं कि ऋग्वेद रूपकों की श्रृंखला है, कहानियों की श्रृंखला है, और कहानियों के द्वारा उसमें पार्टिकल फिजिक्स और कॉस्मोलॉजी पर चिंतन किया गया है। ये वो फिजिक्स का व्यक्ति, फिजिक्स का पीएचडी अपनी किताब में लिखते हैं वैदिक फिजिक्स में, कि रूपकों के द्वारा कॉस्मोलॉजी और पार्टिकल फिजिक्स की बात ऋग्वेद करते हैं। ऋग्वेद मुझे तब अचंभित करते हैं जब वो कहते हैं कि हे मरुत, जो विद्युत के चमक के साथ संपर्क से जो प्रकट होते हो, ऐसे मरुत मेरे यज्ञ में आओ और सोम रस का पान करो। तो आह्वान हो रहा है कि विद्युत की चमक से और उसके संपर्क से जो मरुत उत्पन्न हो रहा है, उसकी प्रकृति अलग होगी। हमारे यहाँ तुलसी कहते हैं कि हरि प्रेरित कही अवसर चले मरुत 49। तो डॉक्टर राजेश बैठे हैं, हम लोग 3 डायमेंशनल जब चीजें होती है तो कहते हैं 3 into 3 वो स्ट्रेस टेंसर बनेगा, 9 उसके कंपोनेंट्स होंगे। तो यूनिवर्स को कहा गया है, अगेन आई एम कोटिंग रॉय, कि 7 डायमेंशनल है यूनिवर्स, 7 डायमेंशनल है, और इसलिए 7 into 7 के टेंसर से ही मरुत डिफाइन हो पाएंगे। इसलिए 7 into 7 49 कंपोनेंट्स मरुत के होते हैं, और इसलिए हम लोग उसको 49 कहते हैं। हरि प्रेरित ही अवसर चले मरुत 49। तो विज्ञान इस लेवल तक समाज में रच बस गया था कि साहित्य तक में आपको विज्ञान दिखने लगा था, रोजमर्रा की बातों में विज्ञान दिखने लगी थी। तो ये चीजें, और शायद उसी में दूसरी परंपरा एक आती है, ये तो आधुनिक विज्ञान की तरफ से आई थी डॉक्टर राय की परंपरा। काशी है, तो काशी में लोगों ने अति चेतन पर काम करके भी सफलता पूर्वक प्रयोग किए हैं। स्वामी विशुद्धानंद जी हैं, यहाँ पर हुए थे। स्वामी विशुद्धानंद जी ने सूर्य सिद्धांत के आधार पर योग की वो स्थिति प्राप्त की थी कि उन्होंने कहा, जो हम लोग पद्मनाभम सुरेशम कहते हैं, नाभि से कमल निकलना, इसका उन्होंने दिग्दर्शन कराया लोगों को। उन्होंने कहा योग की एक स्थिति आती है जिसमें नाभि से कमल निकल जाती है, और वो स्थिति मैं आज तुम लोगों को दिखाऊंगा। और ये महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज जी ने इसका वर्णन किया हुआ है अपने किताब में। तो मैं पंडित गोपीनाथ कविराज जी को इस तरह से देखता हूँ कि स्वामी विशुद्धानंद जी तो हमें दिखे नहीं, लेकिन उनकी घटनाएं जो हुई चर्चित, उसको उन्होंने किताब में लिख दिया है। और जब वो प्रिंसिपल थे संपूर्णानंद में, उस समय उन्होंने सरस्वती भवन टेक्स्ट सीरीज और सरस्वती भवन सीरीज करके 2 सीरीज निकाली है। उसमें मेरे ख्याल से मैं निवेदन करूंगा उपेंद्र जी को कि ये दोनों किताबें, उस जो ग्रंथावली हैं, वो हमारे वेद विज्ञान केंद्र में आ जाएं, क्योंकि उन्होंने अति चेतन के द्वारा प्राप्त किए गए प्रयोगों को और उनके निष्कर्षों को लिखकर आम जनता के सामने रख दिया है। और तंत्र पे और अति चेतन के योगों पर, और गोपीनाथ कविराज चूंकि हमारे नजदीक के ही हैं, कुछ लोगों ने तो शायद लाल सर और ललन मिश्रा सर लोगों ने देखा भी होगा, हो सकता है, या सुने होंगे, समकालीन है गोपीनाथ जी के, अभी गए हैं, बहुत पुराना भी नहीं है, वही कह मिले हैं सर लोग। तो गोपीनाथ कविराज जी उस परंपरा के हैं जो ज्ञानगंज तक जाके आए हैं, और स्वामी विशुद्धानंद जी उनको ज्ञानगंज की यात्रा कराए थे। एक और बहुत ही अच्छी किताब है, आप लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए, मेरी ज्ञानगंज यात्रा, स्वामी शंकर चैतन्य की है। और वो ज्ञानगंज यात्रा में वो जो विवरण देते हैं, उसमें बहुत अच्छी बात यह है कि वो बताते हैं कि आज भी योग की उच्च परंपराएं तिब्बत में छात्रों में सिखाई जा रही है आज भी, और उसके द्वारा वो छात्रों को छात्र जीवन में ही, जो बटुकों की अभी उम्र है, उसी उम्र में ऊर्ध्वरेता कर दे रहे हैं, और उसके बाद वो अष्टांग योग की क्षमता इनमें आ जा रही है। और जो मैं पढ़ने के बाद समझ पाया एक विज्ञान का छात्र होने के नाते, कि अगर कहीं हम योग की उन परिस्थितियों पे पहुंच जाएं, तो हमको भी अति चेतन स्थिति हो जाएगी, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। और बहुत से योगियों को हमने देखा है
कि अपने योग बल से वो ब्रह्मांड के किसी भी चीज को प्रभावित कर सकते थे। और स्वामी विशुद्धानंद जी तो सीधे कहते थे कि यदि आपकी स्थिति आ गई है तो आप जो चीज चाहोगे वो चीज आपको जिस समय जहां चाहोगे वहां मिल जाएगी। तो जहां पाश्चात्य विज्ञान ने यंत्रों के आधारित शोध के ऊपर जोर दिया, बल दिया, जो कि महंगी थी और सबके बस की बात नहीं है। जो जेम्स वेब टेलीस्कोप बता रहा हूं उसका कॉस्ट है $10 बिलियन। तो $10 बिलियन बड़े बड़े राष्ट्र नहीं दे सकते। अब इस बार नासा का बजट आधा कर दिया गया है। नासा में भी जो है बजट पे प्रेशर आ गया है। अफगानिस्तान से लड़के $20 ट्रिलियन अमेरिका लूज कर चुका है। तो ऐसी स्थिति में वो भी बजट में सब जगह कट हो रहा है। नासा ने यूरोप, कनाडा और अमेरिका 3 लोग मिलकर एक यंत्र बनाते हैं, लेकिन अपने ऊपर आत्म अनुसंधान करके, इनवर्ड जर्नी करके अति चेतन को जागृत करने के लिए कोई खर्च नहीं है। बल्कि लोग कई कई दिन उपवास करते हैं, उससे भी भला होता है, खाना का कॉस्ट भी बचता है। तो मेरे ख्याल से जो भारतीय परंपरा है अति चैतन्य करने की और अति चेतन को जागृत करने की, योग के आधार पर बाह्य शक्तियों को नियंत्रित करने की, बाह्य शक्तियों को से परिचय प्राप्त करने की, ये परंपरा जो कि काशी है, इसलिए मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूँ कि काशी में ये परंपरा जीवित रूप में, प्रायोगिक रूप में सिद्ध करके शेयर की गई है। तो आपके ही डिपार्टमेंट में मेटलर्जी जी के बारे में डॉक्टर आसिफ गुप्ता साहब ने 1 महीना विशुद्ध रूप से केवल गंगा जल पर आकर के दिखाया। जी जी, आसिफ गुप्ता साहब जी, मेटलर्जी में थे। तो और अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के भीतर ही बहुत सारे योगी, जो पंडित चंद्रशेखर मिश्र थे, उनके भाई थे, तो वो योग में पूरा बहुत ही ज्यादा निष्णात थे। बहुत बड़े बड़े शक्तिशाली काम वो योग के थ्रू करते थे। अब चूंकि याद आ गया है तो अभी 3 मिनट है मेरे पास, संचालकों के द्वारा 20 मिनट कहा गया है, तो 3 मिनट में एक चर्चा करके मैं आप लोगों के बीच छोड़ना चाहूंगा कि कितनी ज्यादा शक्ति आपके पास थी, जिसके ऊपर सिर्फ मन को मार के, आपकी अश्रद्धा पैदा करके उस रास्ते को ही बंद कर दिया गया। हम लोग मूलतः 5 इंद्रियों की बात करते हैं, लेकिन गीता 6 इंद्रियों की बात करती है। और कहते हैं, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जो 5 इंद्रियां हैं वो तभी फलीभूत होती है, उसका असर तभी दिखता है जब 6वीं इंद्री मन उस पर नियंत्रण रखे। अगर आपका मन न लग रहा हो किसी चीज पे, तो 5 इंद्रियों के क्या असर आ रहा है वो संवेदनाएं आप तक पहुंचती नहीं है। तो 5 इंद्रियों के ऊपर मन है, और मन को ही यदि इनएक्टिवेट कर दिया जाए, मन को ही तो रहीम कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो ये जो मन को ही आपके गिरा दिया गया कि जो आपके श्रद्धा के तत्व थे उन पर ही आपको अविश्वास पैदा कर दिया गया। और जो स्व की प्राप्ति में पहली चीज है कि आप क्या क्या किए थे पहले वो जानना, फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप है कि उस दिशा में कुछ चल पड़ना, कि हमको भी अब उसे कुछ करना है, उसे प्राप्त करना है, और वो संस्थागत रूप से हो। इसके लिए कुछ सुझाव देके एक छोटी सी कहानी चंद्रशेखर मिश्र जी के आप लोगों के बीच शेयर करना चाहूंगा। चंद्रशेखर मिश्र भोजपुरी के महाकवि थे, और उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको सम्मानित भी किया। और उनकी एक कई चर्चित थे, 2 मुझे विशेष रूप से अच्छे लगते हैं। एक थी द्रौपदी, जिसको संतों ने सुना और डाकुओं ने भी सुना। बोलते हैं एक बार हमको डाकू उठा के ले गए थे कि द्रौपदी सुनाओ कवि सम्मेलन के लिए, सुन के उनको पता चल गया था। तो भभुआ में एक कोई बाबा थे, उन्होंने चंद्रशेखर मिश्र जी की कविता सुनने के लिए उनको बुलवाई। द्रौपदी सुनना था उन्हें। और जिस समय चंद्रशेखर मिश्र जी वहां पहुंचे हैं तो घनघोर बादल, पूरा घटाटोप जिसको कहते हैं कि इमिनेंट रेन जिसको कहते हैं, कि गिरना ही है तय था, बड़े बड़े बूंदों की वर्षा होनी थी। सारे कविगण इकट्ठा हो गए थे। महाराज को बहुत मन था। महाराज मौनी थे। भभुआ की बात है, जो भभुआ से मित्र हो जानते भी होंगे। तो मौनी बाबा थे, उन्होंने लिखा कि 6 बजे शुरू करो कवि सम्मेलन, 9 बजे तक खत्म कर देना। 6 से 9 बरसात नहीं होगी। 3 घंटे के भीतर कवि सम्मेलन होता है, कवि गोष्ठी खत्म होती है। 8:30 बजता, उन्होंने हाथ उठाया, बंद कर दो।
बंद कर दे, आधा घंटा में सब खत्म होते हैं। 9 बजे जितना बारिश 6 बजे से 9 तक होना था वो सब तुरंत निपट गया समय। माने प्रकृति पे नियंत्रण करने के लिए कोई जो बहुत सारे लोगों ने अपनी क्षमता विकसित कर रखी थी और ये अति चेतन पर काम करके होता था। तो हम लोग तो अब काफी ढलान की ओर है, तो जो नई पीढ़ी है वो अपने अति चेतन पर भी वर्क करे और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में योग के द्वारा एक ऐसा आप लोगों को अवसर मिल रहा है कि अति चेतन पर भी काम करके और उससे क्लैरिटी बढ़ेगी, कंफ्यूजन्स कम होंगे और आधुनिक विज्ञान के प्रबंध शास्त्रियों ने भी कुंभ के दौरान हार्वर्ड ने एक स्टडी की कि जो मेडिटेट कराया, डॉक्टर साहब शाही सर मेडिटेशन कराया और उसका एफएमआरआई कराया, तो पाया कि उसका जो ज्यादा आक्रोशित होने पे बढ़ता है वो चीज घट गया, साइज में भी रिडक्शन आया कुछ दिनों में। और लोग कहते हैं कि उसी को यूज किया आईएम के एक प्रोफेसर ने, उसने कहा जब भी बोर्ड मीटिंग हो तो जब एक आदमी बोलेगा उसके बाद 1.5 मिनट कोई नहीं बोलेगा। तो सारे लोग कहे कि अरे अगर 1.5 मिनट नहीं बोलेंगे तो मीटिंग लंबी खींच जाएगी। तो उन्होंने कहा नहीं, कोई सुनता नहीं है जब सब लोग एक साथ बोलते हैं। 1.5 मिनट आप गैप देंगे तो हर कोई एक दूसरे के विचार को सुनेगा और समझेगा। और पहले ही प्रयोग में कम समय में बोर्ड मीटिंग सही निष्कर्षों के साथ समाप्त हो गई। तो कहने का अर्थ है कि आपकी चेतना को जागृत करिए, देखिए आपकी चेतना को जागृत करिए। और अगर एक बार जब राक्षसों को मार चुकी देवी, तो दुर्गा सप्तशती में माँ से देवता पूछते हैं कि काशी त्वं महादेवी। तो देवी कहती है कि सा ब्रवीत अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्त प्रकृति पुरुषात्मकम जगत शून्यम च अशून्यम च अहमानंद अनानंद। सारा बोलते बोलते आखिरी में आके माता कहती है कि एष आत्म शक्ति यह एवं वेद सह शोकम धरती। तो ईश्वर का इतना बढ़िया, देवी खुद को कह रही है कि एष आत्मशक्ति, मैं आत्मशक्ति ही हूँ। और ऐसा जो समझ जाता है, जो जान जाता है, जो इसको मान लेता है, वह समस्त शोकों से तर जाता है। मैं इसी आवाहन के साथ पीपीटी मुझे चलाने की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ सुंदर सुंदर पेज थे वो मैं उपेंद्र जी को दे दूंगा, तो फिर कभी वेबसाइट से देख लीजिएगा। समय कम है और हम लोगों को ये सुनिश्चित करना है कि जयंत जी की फ्लाइट न मिस हो। तो इसलिए मैं आप सबको ये आह्वान करते हुए और ये विश्वास दिलाते हुए कि भारतीय ज्ञान व्यवस्था के द्वारा स्थापित मार्ग पर चलकर आप परा और अपरा दोनों विद्याओं के साथ, मैं इस बात पे दृढ़ विश्वास है मेरा, मैं टेक्नोक्रेट हूँ, वैज्ञानिक भी नहीं हूँ। मैं एक भी पैसा खर्च होता है तो उससे 5 पैसा बने इसके पहले मैं खर्च नहीं करता हूँ। उस सोच के साथ आपको कह रहा हूँ कि समय और संसाधन परा और अपरा विद्या के लिए जितना लगाएंगे उससे ज्यादा बेनिफिट आपको ये ज्ञान व्यवस्था दे सकती है। विश्व की सबसे बड़ी समस्या आज ज्ञान व्यवस्था की स्थापना की है। मैंने 3 घंटे का लेक्चर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में दिया था कि परपेचुअल चैलेंजेस इन एस्टैब्लिशिंग नॉलेज सिस्टम्स। ज्ञान व्यवस्था, छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है, उसके साथ अंत कर रहा हूँ कि जरे वो किनवा जेकर ले कान टूटे। कई महिलाएं इतनी भारी भारी कर्ण फूल पहन लेती हैं कि कान ही कट जाता है नीचे से। ये सभ्यता, ये ज्ञान व्यवस्था उस भारी कर्ण फूल की तरह हो गई है जो पहनने वाले के ही कान को काट दे रही है। अगर इतना पढ़ लिख के हमको यूक्रेन हो रहा है, इतना पढ़ लिख के हम आईसिस पैदा कर रहे हैं, इतना पढ़ लिख के हम लोग कह रहे हैं कि यूएन का कोई अर्थ नहीं है, तो पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है। इससे ज्यादा जो है, इससे कम मारक हम तब थे जब आदिवासी थे। धन्यवाद।